हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर में मैंने आज उठाया है कूलॉम्स लॉ के ऊपर बेस प्रॉब्लम। तो जेईई मेंस 2021 की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी सीरीज के अंदर ये टॉपिक है। क्लास 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कूलॉम्स लॉ क्या है और उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखो कि कूलॉम्स लॉ के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पे थ्योरी की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि कूलॉम्स लॉ की Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है। ध्यान रखना, मैंने क्या बात की है, पॉइंट चार्ज की, जो कि क्या है, फिक्स है। दो पॉइंट चार्ज है जो कि क्या है, फिक्स है। और उनके बीच का जो सीधा सेपरेशन है, डायरेक्ट सेपरेशन है, वो है R। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स होगा, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर Q1 के कारण इस Q2 पे जो लगा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और Q2 की वजह से Q1 पे लगा जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो Q1 और Q2 है उनको विदाउट साइन के साथ लिखना है आपको। अगर Q1 आपको मान लो कि -4 कूलम है, अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो तो आपको विदाउट साइन के साथ लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है। K का वैल्यू हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एयर या वैक्यूम की मैं बात करता हूं तो ये हुआ करता है, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये हुआ करता है। अगर मैं किसी अन्य मीडियम में बात करता हूँ K का वैल्यू, तो वो हुआ करता है 1/4 पाई E। किसी अदर्स मीडियम में ये हुआ करता है। E क्या है, उस मीडियम की इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी है, ठीक है। अगर किसी मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी दे रखी है ER, तो E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत काम का और एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है इसके बारे में। तो E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। यहाँ पे मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो गया मेरे पास से। एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है, ठीक है। जो भी फोर्स लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सेंटर वाला फोर्स है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ। ER का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी क्या हुआ करती है किसी मीडियम में, तो ER इक्वल टू E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अगर मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ तो वेक्टर फॉर्म में जो इसका फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर, ये हुआ करता है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ करता है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब क्या है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन। मान लो कि मेरे पास यहाँ पे देखो Q1 और Q2 है, वेक्टर फॉर्म में उसको साइन के साथ लिखना है आपको। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है आपको, उसको साइन के साथ लिखना जरूरी है। ध्यान रखना, जब भी आप वेक्टर फॉर्म अप्लाई करो तो Q1 और Q2 को साइन के साथ लिखना है, ओके। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पे R क्यूब क्या है, ये है R क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पे R वेक्टर का मॉड का क्यूब है। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की। जैसे मान लो Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, और इस 1 के कारण इस Q2 पे मुझे फोर्स फाइंड करना है। इस Q1 चार्ज की वजह से इस Q2 पे मुझे फोर्स फाइंड करना है। तो ध्यान रखना, R वेक्टर का हेड वहां पे होगा जिस चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करना है। R वेक्टर का हेड वहां पे होगा जिस चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो मुझे इस Q1 की वजह से इस Q2 पे मुझे क्या पता करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो R वेक्टर का हेड इस Q2 के ऊपर होगा। F वेक्टर किसकी वजह से, 2 पे 1 के द्वारा लगाया फोर्स, 1 के द्वारा 2 पे लगाया गया फोर्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, 1 के द्वारा 2 पे लगाया गया फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब क्या है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड। अब R यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, R21 वेक्टर लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो R21 वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर क्या होगा, R21 वेक्टर होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि R वेक्टर का हेड वहां पे होगा जिस चार्ज पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो ये तो हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हमें ये चीज ध्यान रखना है कि Q1 और Q2 को हमें साइन के साथ लिखना है, और अगर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो हमें विदाउट साइन के साथ लिखना है। तो ये हो गई कूलॉम्स लॉ की बात। एक चीज जरूर ध्यान रखना कि कूलॉम्स लॉ जब भी आप अप्लाई करते हो तो एक चीज जरूर ध्यान रखना, वो है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई है केवल। अगर आप किसी रोड की वजह से मान लो कि एक प्लस इस तरह से है, प्लस कूलॉम चार्ज है इसके ऊपर लैम्डा डेंसिटी का,
ठीक है, कूलम्ब पर मीटर चार्ज डेंसिटी है। अब इसकी वजह से मुझे यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस रोड की वजह से मुझे इस पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते, कूलम्ब्स लॉ केवल वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पे मैं एक छोटे से पॉइंट चार्ज को देखूंगा, क्या करूंगा, मान लो ये डी डिस्टेंस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आके एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा डी एक्स लेंथ का, और जिसके ऊपर जरा सा चार्ज होगा डी क्यू। इस डी क्यू की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, और वो जरा सा फोर्स होगा वो डी एफ, फिर उसको इंटीग्रेशन करूंगा मैं। तो इस तरह से किया जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कई बार एग्जाम्स में आता है, वो ये है, देखो Q1 और Q2 दोनों चार्ज है। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम में ले लेता हूँ, Q1 और Q2 मान लो कि प्लस चार्ज है, दोनों सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको। अपोजिट चार्ज के सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। Q1 और Q2 है, इस Q2 पे इस Q1 की वजह से, Q2 पे इस Q1 पे इस Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा यहाँ पे F12 इधर की तरफ, और इसके ऊपर लगेगा F21 पे, 1 के द्वारा 2 पे फोर्स और 2 के द्वारा 1 पे फोर्स, इधर की तरफ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं डी। अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम में ले लेता हूं तो इसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स क्या है, 0। इस पूरे को अगर मैं सिस्टम में ले लेता हूं तो इसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स 0 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि dp बाई dt यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि p क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। इस केस में दो चार्ज है, उनको u बराबर 0 से छोड़ दिया गया है, और उनके बीच का सेपरेशन इतना हो चुका है। तो जब सेपरेशन उनके बीच का इतना हो गया है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछ सकता है, उनकी चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी, उनके बीच की डिस्टेंस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है सवाल यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना कि पूरे को जब मैं सिस्टम में ले लेता हूँ तो ये, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ का पालन हो रहा है। जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ये होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। यहाँ पे F1 वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स इसने इसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ, और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे है तो न्यूटन थर्ड लॉ भी यहाँ पे अप्लाई है। और ये चीज भी ध्यान रखना कि मोमेंटम कंजर्वेशन में यहाँ लगा सकता हूँ। पूरे सिस्टम को जब मैं लेता हूँ तो रिजल्टेड फोर्स यहाँ पे 0 है। अब मैं बात करता हूँ इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस के बारे में मैं सबसे पहले सवाल लेता हूँ जो कि बहुत पुराना सवाल है और काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि क्या है, फिक्स है। और ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। मान लो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये इनके बीच की सेपरेशन dr है जो कि कांस्टेंट है। आपको बताना है कि टाइम पीरियड कितना होगा इस चार्ज का, टाइम पीरियड कितना होगा वो बताना आपको। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रिजल्टेड फोर्स इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा इसको ऐसे लिख सकता हूँ mv²/r या m ओमेगा² r लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे m ओमेगा² r लिख सकता हूँ इसको, एक को यहाँ पे v² को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा r लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो v का वैल्यू उठा के पुट करो तो mv²/r होता है यहाँ पे। तो रिजल्टेड फोर्स यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर k q1 q2 अपॉन r², मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। और v का वैल्यू है ओमेगा, तो ओमेगा² अपॉन r हो जाएगा। ये यहाँ से ओमेगा पता चलेगा, ओमेगा पता करने के लिए t इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से मुझे टाइम पीरियड चल जाएगा इस चार्ज का। तो ये तो एक सिंपल सवाल था इसका। अब मैं बात करता हूँ एक छोटे छोटे सवाल के बारे में। यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर देता हूँ मैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम की मैं बात करता हूँ तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसके ऊपर रिजल्टेड फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ओके। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक सवाल आपके पास, एक प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, और ये किसी स्ट्रिंग से क्या है, लटका दिए गए हैं वर्टिकली, ठीक है। नीचे mg वगैरह लगेगा, ठीक है। और इन ये लेंथ है स्ट्रिंग की l, और ये एंगल है 2θ, दोनों प्लस क्यू चार्ज है। और ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है तो आपको इस q का वैल्यू बताना है कि q कितना होगा, इस प्लस q का वैल्यू बताना है। तो सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स 0 है। यहाँ पे मैं बोर्ड पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि मैं सवालों को जल्दी करा रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेड फोर्स क्या होना चाहिए, इसके ऊपर 0 होना चाहिए, ये चीज सही है।
तो देखो अब मैं किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। टेंशन फोर्स क्या होगा, देखो इसके ऊपर खुद के वेट के कारण mg लगेगा, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन टी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बाहर की ओर होती है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, रस्सी को पकड़ो और बोलो खींचो, जिस डायरेक्शन में आप खींच सकते हो उसी डायरेक्शन में टेंशन फोर्स की होगी दिशा। इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इस वाले चार्ज की वजह से, और वो होगा F इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं इस वाले सेपरेशन को D बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। टी के कंपोनेंट करता हूं तो ये हो गया टी साइन थीटा, देखो टी कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया टी कोस थीटा। ये होता है टी साइन थीटा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नीचे के फोर्स बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए, तो y डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स 0 करना होगा, और आपको x डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स 0 करना होगा। तो टी कोस थीटा इक्वल टू हो गया आपके पास mg, ओके, इतना हो गया सवाल। और टी साइन थीटा आपके पास हो गया यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। मुझे Q1 और Q2 दोनों चार्ज बराबर है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड फॉर, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो मुझे साइन विद और साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे इतना हो चुका है आपके पास, डिवाइड कर दो तो टी तो चला जाएगा, टेन थीटा यहाँ पे आएगा। अब मैं बात करता हूँ, मुझे ये डी पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। डी पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे एल दे रखा है, ये एंगल है मेरे पास थीटा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एल कोस थीटा, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ साइन 90, यहाँ से कोस थीटा लिख लो आप, ये इस वाले ट्रायंगल से कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ से क्या लिखोगे आप, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये वाली लेंथ अपॉन एल, बेस अपॉन ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं बोल सकता हूँ, इसको के एक्स बोल देता हूँ, तो एक्स अपॉन एल, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू एल कोस 90 माइनस थीटा, तो ये एल साइन थीटा हो गई यहाँ पे। वैसे भी सिंपल कंपोनेंट है इसका, एल का कंपोनेंट ले लो, एल cos 90 माइनस थीटा एल साइन थीटा, और ये भी एल साइन थीटा हो गई। तो डी का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2l साइन थीटा। डी का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो तो आपके पास क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो सवाल में कुछ नहीं था, इक्विलिब्रियम का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल खत्म था। और मैं यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, आपको लास्ट में सॉल्व खुद को ही करना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं बात करता हूँ अगली प्रॉब्लम्स की, जो कि काफी अच्छी प्रॉब्लम है और एग्जाम में पूछी गई प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम क्या है आपके पास, ये एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि क्या है, फिक्स है, और एक प्लस क्यू चार्ज है स्मॉल क्यू, और ये है बड़ा वाला क्यू। तो इसका मास है m, और ये वाला चार्ज है वो क्या है, फिक्स है। और एक चार्ज जो है प्लस क्यू, जो स्मॉल क्यू है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। अब इसको क्या किया जाता है कि t बराबर 0 समय पे जो टाइम है वो है t बराबर 0 पे, इसको u बराबर 0 से रिलीज कर दिया जाता है। इस प्लस क्यू चार्ज को रिलीज कर दिया जाता है t बराबर 0 पे। तो यहाँ पे जब इन दोनों के बीच की सेपरेशन, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन जब d से 4d हो जाए, सवाल क्या है, d से जब इनके बीच का सेपरेशन 4d हो जाए तो आपको जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी वेलोसिटी बतानी है। आपको इस प्लस क्यू चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, वो आपको फाइंड करनी है। तो देखो d से 4d, सवाल में कुछ ऐसा है कि q और ये स्मॉल q और d, और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाए, d से 4d, तो यहाँ से d से 4d हो जाए, और ये है स्मॉल q, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाए, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं, देखो कुछ लोग जो करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहले सवाल में जो गलत करते हैं वो ये करते हैं कि v इक्वल टू, उन्होंने बोला कि जब सेपरेशन का बीच का ये हो जाता है फॉर्मूला ये यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी उनकी 0 है, और v स्क्वायर इक्वल टू 2a, s इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d से 4d, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d से 4d। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना कर लेते हैं, वो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो यहाँ पे 3d कर लेते हैं। वो इस तरह से करते हैं वो लोग। a का वैल्यू क्या करते हैं वो f/m, और f का वैल्यू क्या करते हैं वो k q1 q2 अपॉन ये d का स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे, और अपॉन m। यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं लोग। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप k q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन बाई m कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि ये जो इक्वेशन है वैलिड कब है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब वैलिड है, जब आपके पास a कांस्टेंट हो।
जब आपके पास ए कांस्टेंट हो तभी तो ये वैलिड है। आपके पास अगर ए कांस्टेंट नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ पे लगातार चेंज हो रहा है। जैसे इसको रिलीज कर दिया जाएगा इसके साथ होगा क्या, जैसे इसको रिलीज कर दिया जाएगा तो इसके ऊपर इस वाले सेम चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है। ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट शुरू करेगा। जैसे जैसे आगे जाएगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, फोर्स लगता जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो डिस्टेंस चेंज हो रही है तो ये फोर्स का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। अगर फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ए का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो वैलिड है वो केवल कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना। तो करना क्या है आपको इस सवाल में, अब करना क्या है यहाँ पे सवाल में वो देखो, प्लस क्यू चार्ज है और आपके पास यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। ये डी डिस्टेंस सी जब इनके बीच में 4d डिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ से ये हो गया 3d ये वाला डिस्टेंस। और जब ये यहाँ पे आ जाता है प्लस क्यू चार्ज, इसकी स्पीड बतानी है v। तो मैं यहाँ से ऐसे लिखता हूँ इसको F इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ उस पर x डिस्टेंस पे जाके इसकी कंडीशन देखता हूँ। यहाँ पे बड़े वाले चार्ज है जो प्लस क्यू चार्ज है, इससे मैं इसकी पोजीशन देखता हूँ किसी x डिस्टेंस पे जाके और इसके ऊपर मैं फोर्स लिखता हूँ यहाँ पे F इक्वल टू के क्यू क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये मैंने फोर्स लिख दिया इसके ऊपर। F को मैं क्या लिख सकता हूँ, ma के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, v dv बाई dx लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ए को मैं v dv बाई dx लिख सकता हूँ, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। dx को इधर भेजा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो m v dv इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया इतना। आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे m तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है। यहाँ पे इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इनके लिमिट कहाँ से कहाँ लगाऊंगा, d से कितना हो जाए 4d। इनिशियल में इसकी वेलोसिटी 0 थी और जब ये 4d पे होता है उसकी वेलोसिटी v। तो इसको सॉल्व कर लेना आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। तो ये वाला आपको यूज करना है यहाँ पे m v dv बाई dx। अगर यहाँ पे मान लो कि माइनस क्यू चार्ज होता तो ये भी इसको इधर की तरफ करता फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो इसको प्लस साइन के साथ, अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे माइनस साइन आपको लगाना है। तो ये चीज ध्यान रखना है। जब ये डी पे था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब ये 4d पे होता है तो वेलोसिटी मैंने v मान ली। तो सवाल यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। अगला सवाल है, सिंपल सवाल है जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है और काफी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी सॉल्व करने के लिए। मैं इस तरह की प्रॉब्लम नहीं कराऊंगा कि प्लस क्यू चार्ज किसी ट्रायंगल के कोने पे रखे हुए हैं, इस दोनों चार्ज की वजह से इस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा कंपोनेंट करना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं नहीं कराऊंगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम सीखते हैं। ये देखो पहले क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या करता है, देखो कि एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि क्या है फिक्स, और ये भी प्लस क्यू चार्ज है जो कि क्या है फिक्स। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक स्मॉल चार्ज है प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस है डी, और ये वाली डिस्टेंस है डी। सवाल आपके पास ये है पहला कि ये प्लस क्यू क्या ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि उसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है इस दुनिया में। तो डी, तो यहां से अब देखो कि ये वाला चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में है, पहला सवाल यही है। देखो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके ऊपर लगने वाला, देखो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ। ये वाला जो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर के ये वाला चार्ज Q इंटू ये वाला चार्ज Q अपॉन इन दोनों का बीच का सेपरेशन d स्क्वायर। ये वाला लगाएगा Q F इक्वल टू के Q अपॉन सेपरेशन d स्क्वायर। दोनों फोर्स इक्वल है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है इसके ऊपर। हाँ जी, ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब ये सवाल पूछा है अगला कि x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कैसी कंडीशन है, कि मतलब कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है x डायरेक्शन में, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर इनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये पूछा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत बार पूछी जा रही है एग्जाम में। तो x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम का टाइप बताना है आपको कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर इनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो देखो स्टेबल इनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले ये चीज सीखो।
अगर आपके पास मान लो कुछ इस तरह से है, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरह से है, एक बॉल यहाँ पे गिरी, एक बॉल यहाँ पे है मान लो, और एक बॉल यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ धकेल करता हूँ, इधर की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तो ये वापस इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से गिरा देता हूँ तो ये वापस इधर की, मैं इसको इधर की तरफ रिफ्लेक्स किया तो ये इधर की तरफ आ गया फोर्स। जैसे ही मैं इसको यहाँ से इधर की तरफ गिराया तो ये इधर की तरफ आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेबल इनस्टेबल है, और ये क्या स्टेबल है। जैसे ही मैंने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगा, डिस्प्लेस इधर की तरफ किया, फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगा, इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया और फोर्स भी इसके ऊपर इधर की तरफ लगा। यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दो, फोर्स नहीं लगेगा, ऐसे कैसे रहेगा। तो इसको बोला जाता है न्यूट्रल कंडीशन, इसको बोला जाता है स्टेबल कंडीशन, और इसको बोला जाता है अनस्टेबल कंडीशन। इसका मतलब समझते हो क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप अगर उसको मीन पोजीशन से उसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन से आप जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो, अगर लगने वाला फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो वो होता है इनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर आप उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर आप उसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हो एक्स डायरेक्शन में, और लगने वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, देखो जिधर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो होता है स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम। अगर न्यूट्रल कंडीशन की बात करता हूँ, जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया वैसा के वैसा रहा, तो वो हो गया न्यूट्रल कंडीशन। तो यहाँ पे देखो एक्स डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो एक्स डायरेक्शन में मान लो कि आप इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे जरा सा एक्स डिस्प्लेस करके देखो, एक्स इधर की तरफ प्लस क्यू चार्ज को इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ चुकी है और यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो चुकी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डिस्टेंस का जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा, यहाँ पे चार्ज के पास ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके द्वारा लगाया गया फोर्स, इस प्लस क्यू के चार्ज के द्वारा लगाया गया फोर्स, इस वाले चार्ज जब ये यहाँ पे है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और ये इसको इधर की तरफ रिजल्टेड फोर्स क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। रिजल्टेड फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। क्यों, यहाँ पे देखो फोर्स इक्वल टू हुआ करता है के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे ये बढ़ चुका है इधर इसके लिए, और इसके लिए यहाँ पे ये कम हो चुका है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा यहाँ पे, तो ये इधर की तरफ क्या करेगा, मूव। रिजल्टेड फोर्स इसके ऊपर क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा। तो मैं क्या करा, इसको डिस्प्लेस इधर की तरफ करा, और लगने वाला फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है, तो जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम का टाइप होगा वो क्या होगा, स्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम होगा। मैं वाई डायरेक्शन की बात करता हूं, तो वाई डायरेक्शन में मान लो इसको मैं इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, वाई डायरेक्शन में जरा सा वाई, ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर लगेगा इधर की तरफ, और इसके वजह से लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा, जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ इस तरह से लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा है यहाँ पे लगने वाला फोर्स, और इसकी वजह से कुछ इस तरह से लग रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। नेट में बोल सकता हूँ कि इधर की तरफ भी लगेगा, अपोजिट है इस वाली डायरेक्शन में सीधा। तो मैंने क्या करा, इसको जिधर की तरफ डिस्प्लेस किया उधर की तरफ भी रिजल्टेड फोर्स लग गया, ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ भी रिजल्टेड फोर्स लग गया। देखो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, एक इधर की तरफ आएगा, नेट रिजल्टेड फोर्स ऊपर की ओर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वाले चार्ज को मैंने ऊपर की ओर शिफ्ट किया तो ये ऊपर की ओर मूव कर गया। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि वाई डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम का टाइप है वो है अनस्टेबल टाइप का इक्विलिब्रियम, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो इक्विलिब्रियम का टाइप है वो क्या है, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि सॉल्व में पोटेंशियल एनर्जी और वर्सेस एक्स के बीच में ग्राफ दे देता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टेड फोर्स तो जीरो होता है, इतना पता है, और F इक्वल टू आपको याद रखना है, F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर। कभी कभी ये भी चेक करना है, यहाँ पे क्या है, डी यू बाई डी आर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में कर्व दे दे तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है आपको, ओके। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि क्या है, फिक्स है, और एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है वो भी क्या है, फिक्स है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है आपके पास यहाँ पे डी, ओके। तो सवाल क्या है आपके पास, सवाल ये है कि एक प्लस 3 क्यू चार्ज है, एक प्लस 3 क्यू चार्ज है, उसको ए बी वाली लाइन जो है, यहाँ पे जो लाइन है ए बी वाली लाइन, मान लो ये वाली लाइन इस तरह से, यहाँ मान लो प्लस क्यू चार्ज है ये, और ये है आपके पास -4 क्यू चार्ज, और ये है ए बी वाली लाइन,
ये है AB वाली लाइन। तो एक +3Q चार्ज है, उस +3Q चार्ज को इस AB वाली लाइन पे कहाँ पे रखा जाए जिसकी वजह से ये चार्ज क्या रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। +3Q चार्ज को कहाँ पे रखा जाए जिसकी वजह से ये चार्ज क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब इस AB वाली लाइन पे इस चार्ज को कहाँ पे रखा जाए जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। ये चीज सही बात है। अब देखो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है इस तरह के सॉल्व में कि इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास आता है। यहीं पे कॉन्सेप्ट खत्म है कि इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो काफी सारे सॉल्व में देखा है रिजल्ट। तो इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास आता है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रख के देखता हूँ, इस +3Q चार्ज को इस लाइन पे ट्राई करता है, +3Q वाले चार्ज को यहाँ पे रख के देखो, इसकी वजह से ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ये इसकी वजह से यहाँ पर रिपेल करेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस भी बहुत कम है और चार्ज भी बहुत ज्यादा है। तो ये इधर की तरफ नेट रिजल्टेंट फोर्स जब यहाँ पे रखूंगा तो इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। ऐसा क्यों बोल दिया है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और चार्ज Q × 3Q, तो डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ पे। तो ये और ये वाला फोर्स क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा इस वाले -4Q और +3Q वाला, और डिस्टेंस कम है तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर की तरफ लगेगा रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। मैं बात करता हूँ बीच में कहीं, अगर मैं बीच में कहीं बात करता हूँ इस +3Q चार्ज को, तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ इधर की तरफ रखता हूँ मैं यहाँ पे, जब मैं इस चार्ज को इधर की तरफ लगता हूँ +3Q वाले चार्ज को, तो देखो इसकी वजह से ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, सही बात है। और -3 जो -4Q वाला चार्ज है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ आकर्षित करेगा। और ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस पे, इसको इधर की तरफ रख देता हूँ। अब देखो सवाल में क्या है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस इसके कंपेयर में, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा पास में, तो ये रिपेल कर रहा है। यहाँ पे चार्ज वाला इफेक्ट भी देखो ना, 4 × 3Q, 4 × 3 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, चार्ज वाला इफेक्ट ये देखो एक यहाँ पे, और ये डिस्टेंस यहाँ पे देखो, तो मैं देखता हूँ तो इसके कंपेयर में यहाँ पे इक्विलिब्रियम आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, और इक्विलिब्रियम आएगा यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे तो ये इसको डोमिनेट करा जाएगा ना, बिल्कुल ये तो इसको क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ पे चार्ज डिस्टेंस भी कम है और लगने वाला जो चार्ज है यहाँ पे वो भी ज्यादा है, तो ये डोमिनेट करा जाएगा इधर की तरफ। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है इसका। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा x डिस्टेंस पे, और इस +3Q चार्ज को बोला है x कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से कितना फोर्स होगा इसके ऊपर, F = 3Q × ये Q अपॉन ये x का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए इस वाले चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल। कितना फोर्स इसने इसके ऊपर एक्ट किया, +3Q मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है, × 4Q के अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी, d + x²। ये फोर्स इक्वल होना चाहिए 3Q² अपॉन K 3Q² अपॉन x² के। यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगा x का वैल्यू, ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इक्विलिब्रियम हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास आता है। मैग्नीट्यूड में जिस चार्ज का कम होगा मैग्नीट्यूड, उसी चार्ज के पास हमेशा क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। कॉन्सेप्ट ये है, और यहाँ पे मैंने चेक करके बता दिया कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा है, कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि इस +3Q चार्ज के वो एक Q चार्ज है उसको कहाँ पर, या तो पूछ सकता है कि मैग्नीट्यूड पूछ सकता है इस Q चार्ज का, या डिस्टेंस पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है। Q कितना होना चाहिए और वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से पूरे के पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में रहे, ये वाला भी इक्विलिब्रियम में रहे, और ये +3Q है ये भी इक्विलिब्रियम में रहे, तीनों के तीनों क्या रहे, इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। तो कितना होना चाहिए वो, तो उसके लिए क्या करना, आपको 2 पे देख लो इक्विलिब्रियम और दूसरे पे देख लो, 2 पे इक्विलिब्रियम कौन साबित कर दो आप, फिर हो जाएगा आपके पास सवाल सॉल्व। तो खत्म होता है वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी टॉपिक्स पढ़ना हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके।